नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस को लेकर। देखिए, मेंस का जो टाइम है वो सितंबर है, जैसा कि आयोग ने डेट निर्धारित की हुई है उसकी, तो उसके हिसाब से आपके पास मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लगभग मान लीजिए आपके पास 90 डेज का टाइम है, ठीक है। और अभी इसी महीने यानी मेरे हिसाब से 25 से 28 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो जिन बच्चों को भी थोड़ा बहुत डाउट है वो एक हफ्ते 10 दिन में वो भी क्लियर हो जाएंगे कि किस किस को मेंस देना है, किसको मेंस नहीं देना है, या उनको मेंस अगले साल देना है, ठीक है। क्योंकि मेंस तो देना है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस आज नहीं तो 1 साल बाद आपको मेंस तो देना ही है। बिना मेंस दिए तो आपको सिलेक्शन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपना जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीटी के बाद का आपको 3 महीने, एटलीस्ट 3 से 4 महीने मेंस पे देना चाहिए। उससे क्या है कि आपको 4 महीने के बाद प्रीलिम्स पढ़ने में जो मजा आएगा, जो आनंद आएगा, वो आप सोच नहीं सकते कितना प्रोडक्टिविटी वो वर्क होगा, कितना आउटपुट उसको देखने को मिलेगा आपका उसमें, ठीक। तो आपका ये टाइम है, इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करो। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कुछ बच्चों से बात हुई, टेस्ट सीरीज के लिए बात हुई और उनके सामने अभी कुछ डाउट्स हैं, या वो बच्चे जो इस साल यानी फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, तो उनके सामने कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेस हैं कि वो सोर्स को लेकर बहुत कंफ्यूज है। उनको ये लगता है कि मार्केट में इतना मटेरियल है या मेंस है तो मेंस बहुत भारी भरकम चीजें हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी चाहिए, या किसी भी कोचिंग का पूरा पैकेज लेके हम एक साथ लेके उनको पढ़ने बैठ जाए। तो बेटा 3 महीने में आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आप उसकी रीडिंग नहीं लगा पाओगे। और उसको फिर आपको मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ उसको कन्वर्ट करना है, अपने हिसाब से आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा इन्हीं सब पर कि आप कितना मिनिमम रिसोर्स लेके अपना ये 3 महीने बाद मेंस के लिए कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। और देखिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हासिल करना है आपको, कोई महारत नहीं हासिल करनी है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। 3 महीने का टाइम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो आप सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो किताबों का अंबार है, आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाइए, आप सब कुछ नहीं जान पाएंगे। आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज है किसी भी एग्जाम का, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कमीशन ने आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और उसका भी जो ग्राउंड है वो आपके पास अवेलेबल है। सिलेबस इससे बाहर तो पूछता नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है, अगर आप देख पाए उस नजरिए से, तो देखिए, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना, तो आपको कई सेगमेंट ऐसे हैं कि जहां उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, वो सिलेबस की कीवर्ड को उठा के सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्या आप इतना आसान एग्जाम या इतने आसान चीजों को इतना टिपिकल बना देते हैं, केवल ये सोच के, केवल इतना ये सोचते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, पढ़ कुछ पाते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि बिना वजह का आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो मैं आपको वो लिमिटेड सोर्स बताने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ में ये बताऊंगा कि करंट से कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, कौन कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जिनके साथ करंट कोरिलेट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। मैं बहुत लिमिटेड सोर्स बताऊंगा, और हो सकता है कि आपको किसी भी पेपर में, किसी सब्जेक्ट में एक से ज्यादा सोर्स बताऊं, तो आप थोड़ा बहुत वहां खुद से, अगर आपको लगता है कि मैं वहां से कुछ चीजें खुद से पिक कर सकता हूं, कि मैं किसी भी एक नोट से ये चीजें अच्छी मुझे मिली हैं, मैं वहां से निकाल सकता हूं या किसी दूसरे से, तो आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक नोट्स फॉलो करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पैटर्न की। देखिए, यूपीपीसीएस ने इस बार पैटर्न चेंज किया है। अब तक क्या था कि जीएस के 4 पेपर थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक। तो ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 थे, इसी में क्या किया था इन्होंने, टैग किए थे यूपी स्पेशल को, ठीक है। यूपी स्पेशल को इन्होंने 3 पेपर में टैग किया था। तो यहां से लगभग 100 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते थे। यानी आपके पास टोटल जीएस से मार्क्स था, जीएस का 800, और यहां से 100 मार्क्स का आपके पास रहता था, किससे, यूपी स्पेशल से। लेकिन आयोग ने क्या किया है कि 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस किए हैं, 5 और 6। तो 5 और 6 का मतलब हो गया आपको, अब जो इसका वेटेज है वो 400 मार्क्स का है, ठीक। वैकल्पिक विषय थे,
वो अब उन्होंने क्या किए, यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो आपके पास 6 पेपर तो जीएस के हैं, एक पेपर आपका हिंदी का है, एक पेपर आपका निबंध का है, तो टोटल आपके पास 8 पेपर है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन पेपर के जो सब्जेक्ट हैं, पेपर में जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन पे क्या क्या सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम पेपर 1 में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एंशिएंट हिस्ट्री से पीसीएस ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बेसिकली आप कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी से। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो संभावना है वो देखिए यहाँ पर एक तो आपका बौद्ध हो गया। देखिए 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सिंधु, अब सिंधु से नगर व्यवस्था, ये आपका बेसिकली चला था कल्चर में, वास्तुकला में, या आप वहां कवर कर लीजिए, ये यहाँ पे बात एक ही है। उसके अलावा आता है आपका वैदिक, तो वैदिक से पूछा उन्होंने शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, तो वैदिक आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर हो गया आपका बौद्ध और जैन धर्म, यानी ये हो गया आपका सूत्रकाल, ये सूत्रकाल। तो यहां से भी आप ये जितने भी चीजें हैं वो आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में, सीमित समय में आपके कवर हो जाएंगे, और ये सब चीजें आपने क्या है प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हुई हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, ये सेगमेंट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप सब पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वही किताब आपके मेंस में काम आ जाएगी, वही कॉन्सेप्ट, वही सब चीजें हैं, वही घटनाक्रम है, वो आपको यहाँ अच्छे से कवर करनी है, तो आपका मेंस का काम स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं आते हैं, यानी कम प्रश्न पूछे गए अभी तक, और जो भी प्रश्न पूछे हैं वो सिलेबस में जो भी आपके कीवर्ड हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये डायरेक्ट आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं जितने भी पूछे हैं, और ये सारा जो भी सेगमेंट है वो आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में काम आपको करना है एनसीईआरटी में कि जितने भी उसमें टॉपिक के लास्ट में, टॉपिक के जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, यानी पढ़ के आप उनकी कोशिश करेंगे उनकी आंसर राइटिंग करने की। अब वो सबके साथ है, चाहे वो एंशिएंट का हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का हो, या आगे वाले जो भी सब्जेक्ट की बात करेंगे उन सब का हो। ठीक, अब आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग फॉलो करते हैं, सबके पास ये सोर्स होगा, नितिन सिंघानिया, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है, सबके पास है। तो जितने भी सेगमेंट है यहाँ पे, जैसे आपका स्थापत्य हो गया, साहित्य हो गया, आप सब यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और एक एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, तो ये एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हैं। तो ये सोर्स है, आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा इतने में। और जितना भी सोर्स पढ़े, मैंने बताया कि एनसीईआरटी के पीछे जो टॉपिक होते हैं आप उनकी आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें उसी एनसीईआरटी से, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। अब आता है आपका सोसाइटी। पेपर 1 में सेकंड सेक्शन है सोसाइटी, इसमें आपको फॉलो करनी है 11th की एनसीईआरटी और एक 12th की एनसीईआरटी। तो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका जो नाम है वो है समाज का बोध। 11th की एनसीईआरटी है आपका समाज का बोध। आपको लग रहा है कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जाननी है, तो आप ये एनसीईआरटी पढ़ें, रीडिंग लगा लें, कुछ चीजें आपकी काम मिलेंगी वो नोट डाउन कर लें। फिर आती है आपकी 12th की एनसीईआरटी। एक तो है भारतीय समाज, भारतीय समाज। अगर आप यूपी पीसीएस के या यूपीएससी के, इन दोनों के अगर लास्ट 5 साल के क्वेश्चन देखोगे ना उठा के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी में 12th में एक एनसीईआरटी और भी आती है, ये है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये 2 एनसीईआरटी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यहां मैंने कुछ चीजें और ऐड ऑन की हैं, जैसे आपको लगता है कि ये एनसीईआरटी बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप ये विजन के मेंस के नोट्स लेकर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये एक आर्टिकल वाला सेक्शन कवर करना है, ये आप किसी वेबसाइट से कर सकते हैं, किसी भी ऐप से कर सकते हैं, जहां आपको 1 ईयर के क्या मिलेंगे, ये मैंने आपको हर जगह यहाँ इंक्लूड किया हुआ है, जहां जहां मुझे लगा है कि जहां अप्लाइड पेपर या क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं
वो आपको करने चाहिए। और ये आर्टिकल एक ऐसा खंड है, मैंने पहले भी चर्चा की है, कि जो आपको बताता है कि पूरे साल किस किस मुद्दे पर या कौन कौन से मुद्दे चर्चित रहे और कौन कौन से मुद्दे संभावित हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने से। ठीक है, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड सोर्स है। मैं अभी भी जोड़ दूंगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, आप सीधे सीधे देखना कि वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आता है ज्योग्राफी, ये पेपर 1 का पार्ट 3 है ज्योग्राफी। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे बेसिकली आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। 2 सेक्शन है 1 और 2 11th के, और 2 ही सेक्शन है 1 और 2 12th के। इन दोनों सोर्स को फॉलो कर सकते हैं आप। इसके अलावा देख सकते हैं दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स, यहां से कवर कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। इन दोनों में काम करेंगे ये। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको ये काम करना है। और जितने भी मुद्दे वहां आपको देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट को लगता है कि आप प्रैक्टिस करनी है, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेकर, इन क्वेश्चन को लेकर आप क्या कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आप, जैसे आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं, तो देखिए आज के टाइम पे बहुत वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको क्या करती हैं, फ्री में प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हैं। वो क्वेश्चन आप उठाइए वहां से, अपना लिखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। बहुत वेबसाइट है ऐसी, आप जाइए, जाके देखिए क्वेश्चन। जैसे इनसाइट इंडिया है, वहाँ डेली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्टैटिक पोर्शन से भी और आपको करंट से भी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 है पॉलिटी। देखिए बहुत लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और इंटरेस्टिंग है भी। तो ये एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है कि जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा होता है ना, यूपी पीसीएस की तैयारी या किसी भी अदर स्टेट बीपीएससी आरएएस जो भी तैयारी करता है, वो इस किताब से जरूर रूबरू होता है। देखिए मेंस आपको यहीं से कवर करना है, और आप मेंस कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। बस आपको रिवाइज करना है, और क्या करना है, पीवाईज क्यूज देखने हैं और सिलेबस देखना है। जो सिलेबस के कीवर्ड है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने काम की चीजें यहां से निकाल सकते हैं। आपका क्वालिटी बहुत आराम से, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, गवर्नेंस के लिए आपको फॉलो करने हैं दृष्टि के नोट्स। आप ये प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं, गवर्नेंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, आपका ये सेक्शन 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस की। देखिए यहाँ पर भी मैक्सिमम योजनाओं से या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उससे क्वेश्चन रहते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट बेस्ड चीजें ज्यादा रहती हैं। तो आप विजन का जो मेंस का 365 आता है यूपीएससी के लिए, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और कुछ बेसिक चीजें अगर आपको लगता है कि जाननी चाहिए, तो उसके लिए आप दृष्टि का नोट्स देख सकते हैं। बहुत ज्यादा बल्कि नहीं करना है, अपने काम की चीजें, जो कीवर्ड है, मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कीवर्ड से आते हैं, जो सिलेबस में मेंशन है। आपको अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसी आधार पर अपने जो फॉर्मेटिंग करनी है अपने क्वेश्चन को बनाकर। ठीक है, यानी उत्तर का प्रारूप टाइप में आपको ये चीजें अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेनी है। ये आपका सोशल जस्टिस हो गया। अब बात आती है आईआर की। तो देखिए आईआर क्या है, टोटली करंट बेस्ड है। टोटली करंट बेस्ड है। इसके लिए आपको जानने होंगे 1-1.25 साल के, क्या 1 साल के, मान लीजिए कि 1 साल के आपको आर्टिकल फॉलो करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आर्टिकल और उसके साथ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो विजन का जो 365 आता है मेंस का, आप ये 2 सोर्स इसके लिए फॉलो कर लीजिए। आपका आईआर में कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा चीजें जरूरत नहीं है। जो भी आपके कीवर्ड हैं सिलेबस में, वो चीजें आप अच्छे से कवर करके जाइए। क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आते हैं, और जो भी रिलेवेंट चीजें अभी करंट में चल रही हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है आपके पास आर्टिकल। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं, एक ऐप है AFIS। यहां आपको डेट वाइज हिंदी और इंग्लिश सभी, दोनों लैंग्वेज के सभी पेपर पर जो एडिटोरियल या आर्टिकल हो सकते हैं या हैं, वो डेली आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। आप ये एक ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत काम की चीजें हैं जो आपको मेंस में और ऐसे में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 3। देखिए पेपर 3 मेरे हिसाब से सबसे वाइड है। देखिए इकोनॉमिक्स अच्छा खासा सिलेबस है इसका भी। फिर साइंस टाइप हो गया, पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, और इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो देखिए इतने वास्ट सिलेबस के लिए भी हमारे पास जो सोर्स है वो भी लिमिटेड है। देखिए 11 एनसीईआरटी आप कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास।
आप ये एनसीईआरटी कर लें, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ नहीं है, या आपको वो चीज़ें नहीं मिली या कवर नहीं हो पाई हैं सिलेबस के हिसाब से, उसके लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं इस बुक की, रमेश सिंह की। ठीक है, बहुत मोटी किताब है, पूरा पढ़ना नहीं है। जो 2-3 टॉपिक आपको लगते हैं वो टॉपिक आप यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, अपने काम की चीजें निकालें और किताब को बंद करके रखते हैं। ठीक, और देखिए इकोनॉमिक्स में जैसा भी ट्रेंड रहा है यूपीएससी या पीसीएस का, तो वहां पर करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको फॉलो कर रहे हैं आर्टिकल, वही 1 साल के, और विजन का जो 365 आता है करंट का, आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे वो मुद्दे आप सारे कवर करके जाएं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये तो आपके बेसिक है कि आप कॉन्सेप्ट, क्योंकि पढ़ी तो आपने पढ़ ली सभी है, इकोनॉमिक्स ऐसा तो है नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ना है मेंस में। ठीक है, तो ये सब पीटी वाली चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और लिखने वाली प्रैक्टिस यहाँ ज्यादा करनी है। आपने अगर 11th की एनसीईआरटी कोई टॉपिक पढ़ा है, सपोज करो आपने गरीबी पढ़ा है, तो गरीबी के टॉपिक में जो लास्ट में उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को लिखकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो ये काम कर लेंगे आप इकोनॉमिक्स में। बात आती है साइंस टेक की, तो बच्चों ये पूरा होता है क्या, ये करंट बेस्ड है, तो इसके लिए विजन 365 कवर कर लें, और आर्टिकल आप सब देखेंगे, तो आर्टिकल ये भी आप देखें जरूर। ठीक है, क्योंकि जो भी अगर कोई परीक्षण किया गया है या डीआरडीओ द्वारा किसी भी मिसाइल का डेवलपमेंट या परीक्षण है, तो वो सारी चीजें क्या है, आप एक आर्टिकल के तौर पर पूरे साल कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे क्या कि आपकी थोड़ी समझ विकसित होती है, वो लिखने में आपको फैक्ट कुछ ज्यादा मिल जाते हैं, या कुछ रिपोर्ट के हवाले से आप कुछ चीजें अपने डेटा एनहेंस कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूं कि आपको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, आर्टिकल को आपको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक, एनवायरमेंट के लिए आप दृष्टि की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, आपको ये फॉलो करनी चाहिए, आपने प्रोड्यूस में पढ़ी होगी। बस मेंस के हिसाब से आपको जो कीवर्ड है उनको फोकस करना है, और करंट बेस्ड जितनी चीजें हैं वो आपको अच्छे से कवर करके जानी है, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन पूरे साल में घटी किसी ना किसी घटना से संबंधित ही होगा। ठीक, अब आता है इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए इसमें भी करंट बेस्ड चीजें आती हैं, जैसे अब बात करें हम मणिपुर की, तो वहां जो हिंसा हुई या उसके पीछे जो भी रीजन हो, तो हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जैसे इस टाइप के मुद्दे आप जब भी इंटरव्यू देंगे, तो इस टाइप के मुद्दे इंटरव्यू में हमेशा बोर्ड के क्या रहते हैं, सबसे चहेते प्रश्न होते हैं, जिनको वो हमेशा डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। तो ऐसी चीजें हैं तो वो आपको मेंस में भी देखने को मिलती हैं। और बेसिक चीजों के लिए आप टीएमएच की बुक आती है, आप वो कवर कर सकते हैं, अशोक सिंह जी वाली। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए महेश वाल की किताब आती है, मुझे लगता है कि 70 या 80 पेज के आसपास की किताब होगी, छोटे साइज में है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो कीवर्ड आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी जो लास्ट का टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक है, आप ये वाला कवर कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, और कुछ चीजें आप यहाँ से इस किताब से भी देख सकते हैं। तो आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 3। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि पीवाईक्यूज, अपनी तैयारी को पीवाईक्यूज के आधार पर करें, और सिलेबस में जितने कीवर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कीवर्ड आपको समझ में आते हैं, जो लग रहा है कि उसका कीवर्ड मतलब क्या क्रक्स है या क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहीं से। ठीक, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें बता रहा हूं अगर आप उतनी चीजें फॉलो कर लेंगे तो आप मेंस इसी साल क्वालिफाई कर ले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेपर 4 की। देखिए पेपर 4 एथिक्स, ये ऐसा पेपर है कि जहां आपको मिनिमम मार्क्स मिल सकते हैं और मैक्सिमम भी। देखिए अगर आप बात करेंगे टॉपर की, तो मैक्सिमम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत अच्छे नंबर उनको आते हैं एथिक्स में। और ये एक ऐसा पेपर है कि ये बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने का मतलब है कि ये आपको सिलेक्शन दिलवा देता है। कई लोग ऐसे हैं जो इसी पेपर के बिहाफ पे अपना सिलेक्शन ले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, जो गैप है कि यहाँ आपको 40 नंबर भी मिल सकते हैं और यहाँ आपको 120 और 130 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक, तो इस चीज पे ध्यान देना है। और इसके लिए जो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, देखिए मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, लेकिन उसमें से आप जो आपके काम की चीज है, एक तो देखिए यहाँ विजन 365 है। ये इसलिए है कि जो भी पूरे साल के चर्चित मुद्दे रहे होंगे, 365 में क्या है, चर्चित मुद्दे रहे होंगे, तो वहां से क्या होगा कि आप केस स्टडी अच्छे से कर पाएंगे।
उन मुद्दों के आधार पर केस स्टडी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा आप फॉलो करें दृष्टि के नोट्स, ठीक। और बहुत ज्यादा लगता है तो ये बुक है अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो सोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर इन दो सोर्स से ला सकते हो। तो ये आपके चारों पेपर हो गए। अब बात करते हैं पेपर 5 और पेपर 6 जो सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला है। पेपर 5 और पेपर 6 देखिए, जैसे मैंने बताया अब इनका वेटेज हो गया 400 नंबर और पहले कितना था 100 प्लस, ठीक। तो अब वेटेज बढ़ गया है। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो सिलेबस है वो भी बढ़ गया है। अब सिलेबस बढ़ गया है तो इसके चक्कर में दो पार्ट में है पेपर 5 और पेपर 6। अगर मैं टॉपिक बताऊं तो आप टॉपिक देखेंगे लगभग 43 to 44 टॉपिक हैं दोनों को मिलाकर, यानी पेपर 5 और पेपर 6 में लगभग 43-44 टॉपिक हैं। अब इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं तो इसमें जो मेरी आपको सलाह है वो ये है कि जितने टॉपिक हैं उनके कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि यूपी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आधार वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए मार्केट में कई तरह के सोर्स हैं, जैसे एक किताब तो है टीएमएच की है राकेश सारस्वत, ठीक है। दूसरे एक कोचिंग है ध्येय आईएएस, और तीसरा आ जाओ आपका घटना चक्र। जब भी इनका मटेरियल आ जाए या हो सकता है आ गया हो, इसका मुझे भी कंफर्म नहीं है तो मैं इसको अभी यहां से हटा देता हूं। इसके अलावा जो अभी अवेलेबल है मार्केट में वो है तीसरा सोर्स हो गया आपका यूथ। यूथ का है आपका जो मटेरियल है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्यूएनए फॉर्म में। फिर आता है चौथे नंबर पे किरण पब्लिकेशन। ये 4 सोर्स हैं। देखिए मैंने चारों सोर्स को देखा है मार्केट में और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, देखिए राकेश सरस्वती बुक है, ये आपके लिए पीटी में काम कर देगी, लेकिन ये मेंस में जितने टॉपिक हैं आपके वो कवर नहीं कर पाएगी। आपका मेंस यहाँ से फुलफिल नहीं हो पाएगा। अभी तक मार्केट में कोई मटेरियल नहीं था तो इसलिए लोगों ने इसको सजेस्ट किया भी, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है और इस किताब को देख के जो मुझे लगा है आपकी मेंस की नीड फुलफिल इससे नहीं होगी। दूसरा आता है ध्येय, ये कोचिंग है, कुछ हद तक आपको नोट्स वहां पर जो दिए हैं वो आपकी हेल्प करेंगे कुछ हद तक। यूथ है, यूथ में जो क्यूएनए फॉर्म में दिया हुआ है तो ये कुछ चीजें आपके लिए सही हैं कि आपको जानने का मौका मिलता है कि किसी भी चीज को कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके या उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं, या वहां से क्या कर सकते हैं अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नोट्स फॉर्म कर सकते हैं इसके आधार पर। अब आता है फोर्थ किरण पब्लिकेशन। देखिए जो किरण पब्लिकेशन है वो आपका पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में है, और मुझे आज के टाइम पे यानी जून 2023 के हिसाब से और पेपर इन दोनों पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सबसे ऑथेंटिक किताब लगी, दोनों मुझे सबसे बेहतर लगी है। ये दोनों किताबें क्या हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल मार्केट में है उन सब में सबसे ठीक किताबें आपके पास ये 2 हैं किरण पब्लिकेशन की, पार्ट एक तो पेपर 5 और पेपर 6। बाकी आप लोग एक बार शॉप पे जाके देख सकते हो, क्योंकि देखिए अल्टीमेट टारगेट ये है कि जो सिलेबस है जितने टॉपिक हैं वो कवर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है और यहाँ कोई चॉइस तो मिलती नहीं है आपको कि 20 क्वेश्चन में से 15 करना है या 25 में से 20 करना है, या 20 दिए हैं 20 के 20 करना है। तो जब आप सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाओगे, उनके बारे में पढ़ नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, तो आप कैसे उनके आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो जो आपको लगे, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर सोर्स आज के टाइम पे किरण पब्लिकेशन का है, तो आप ये देख सकते हैं जाके एक बार। इसके अलावा और क्या सोर्स आपको और क्या करना चाहिए मेंस के लिए, इसके अलावा आपको मेंस के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं हर एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है आपके लिए, सबसे जरूरी है आपके लिए PYQs। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यूपीपीसीएस 2018 से 2022, ठीक। उसके अलावा यूपीएससी 2000 आप ले लीजिए 14 से, या आप ज्यादा पीछे मत जाइए, आप
16 से करिए 2022 तक, इतने क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इसका जो मार्केट में आपको सोल्यूशन लिखता है, मिलता है, जो भी सोल्यूशन आप वो देख सकते हैं, ले लें। और उसके अगर आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, अनसॉल्व की जरूरत है, देखिए मेरा मेन मकसद यहाँ पर ये बताना है कि आपको इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको लिखना है। और ये क्वेश्चन कई बार क्या है कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से आए हुए पीसीएस ने एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए हैं, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके दो कारण है कि आपको हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और दूसरा कि आपको एक आधार पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज है, जो तरीका है, या क्या फोकस करते हैं, वो क्या रहता है। उससे क्या है कि आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, आपको सेग्रीगेशन करना है, तो उसका आधार यही होता है कि आपको किसी भी 600 पेज की या 700 पेज की किताब में से कितनी चीजें आपके काम की हैं, वो ये बताता है पीवाईक्यूज आपको। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बहुत लंबे समय से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन मिलेगा, तो उनको आपको फोकस करना है। तो ये बताने का वाला है आपके लिए पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो घटना चक्र का आएगा मेंस विशेषांक। अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, अगर सिलेबस आप कुछ चीजें लगता है कि छूट रही हैं या यहाँ से कवर हो सकती हैं, कर सकते हो, तो ये आपके पास होना चाहिए, रख लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको लेकर रख लीजिए। कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप फंस जाते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंस्टेंट कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब के बाद में मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कहूंगा कि जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो डेली लेके चल रहे हैं, जो करंट आप पढ़ रहे हैं, उसके बिहाफ पे ही आप कम से कम 2 आपको आंसर लिखने हैं डेली, मैंने पहले बताया था। और कम से कम 10 क्वेश्चन की क्या करनी है, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, अगर आपको 2023 में क्वालिफाई करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेंस के लिए मुझे टाइम कम पड़ रहा है, मुझे इतना टाइम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपको निकालना है 2023 में, तो आप ये काम करते रहिए। फिर 2 महीने 3 महीने बाद आप देखना कि आपकी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होगी, आप सिलेक्शन लेने वाले हैं 2023 में। क्योंकि मेन चीज क्या है, आपको परफॉर्म करना है आंसर लिख के। और जब तक इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होगी, स्किल डेवलप नहीं होगा, आप आंसर अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से उसी टाइम में आप आंसर नहीं लिख पाओगे, जब तक आपने वो टाइम मैनेजमेंट घर पे बैठ के नहीं सीखा है। तो ठीक है, तो ये कुछ सोर्स हो गए, और क्या करना है ये देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं या कुछ, तो देखिए आज के टाइम पे ये तो सवाल जो पूछते हैं ना, वो उनको शायद या तो वो उनको लगता है कि वो एक्सप्लोर करना नहीं जानते हैं। देखिए आज के टाइम पे आप सब जानते होंगे टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम पे 50 या 100 चैनल ऐसे हैं जो आपको क्या करते हैं, फ्री में देते हैं क्वेश्चन। और कई ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप अपना क्वेश्चन लिखो और उन्हें भेजो। भेज के क्या करेंगे, वो चेक करेंगे आपके आंसर को और वापस आपको भेज देंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कम से कम आपने जो आंसर लिखा उसको किसी ने एवेलुएट तो किया, किसी का फीडबैक तो उसमें आया। तो ये चीज बहुत कम है। आप इस चीज अगर कोई ये फैसिलिटी आपको मिलती है, कुछ टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जो ये फैसिलिटी देते हैं, आप उसको जरूर फॉलो करो। इसमें कोई आपका खर्चा होता नहीं है, बस थोड़ा सा यही है कि आपको जो डर है ना, ये जो डर है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये डर है आंसर लिखने का, आप बचना चाहते हो लिखने से। और जब तक आप ये डर आपके मन में और आप बचोगे लिखने से, तब तक भूल जाइए सिलेक्शन आपका कभी भी होगा। क्योंकि जब तक आप मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आप कभी भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब मेंस क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, आप चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो। ठीक है, तो लिखने से नहीं डरना है, लिखने वाला काम डेली बेसिस पे करना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो 2 सब्जेक्ट के साथ में कोई भी करंट का इशू उठा के आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखो, और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा सा स्किल आपका डेवलप हो जाएगा, अभी हो सकता है कि आपको 10 से 15 मिनट लगे, लेकिन 10 दिन 15 दिन में आपका ये टाइम है ना, ये 2 से 3 मिनट पे आ जाएगा। और 1 महीने में देखना कि आपको 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लगेगा किसी भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करने में।
और एग्जाम आते आते तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगेगा इसको। लेकिन ये सब क्या है, ये प्रोसेस है। आपको 0 से चल के 100 पे जाना है, ठीक है ना। अब सपोज करो आपको कहीं पे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में क्या करोगे, पहले आप उसकी खुदाई करोगे, उसकी नींव भरोगे, ठीक है। अब नींव भरने के बाद क्या कि फिर बिल्डिंग बननी शुरू होगी, ईंटों का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उस पर लेंटर पड़ेगा, लेंटर पड़ने के बाद ऊपर एक और मंजिल बनेगी, ठीक है। अब लेंटर खुलेगा, प्लास्टर होगा, फिर इसकी फिनिशिंग आएगी, तो ये सब समय लगता है। और फिनिशिंग आने के बाद क्या होगा कि पत्थर, लाइट, पानी जो भी व्यवस्था होनी है वो व्यवस्था हो जाएगी, तब कहीं जाके ये मॉल या ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी। और ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो क्या है, ये एक प्रोसेस के तहत बनी है, समय लगा, लोग लगे, मेहनत लगी और प्रोसेस से बनी। उसी तरह से ये प्रैक्टिस है, आपका जो स्किल है वो भी इसी तरह से डेवलप होता है कि जहां आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग सकती है फॉर्मेटिंग करने में, अभी वो 15 से 20 दिन में आपको हो सकता है कि आपको 2 से 3 मिनट लगे, 1 महीने 1.5 महीने में 1 से 1.5 मिनट लगे, लेकिन एग्जाम आते आते नहीं 2 से 2.5 महीने में ये टाइम आपका क्या रह जाएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड। आप यकीन मानो ये स्किल डेवलप हो जाएगी आपकी। और अगर आपकी ये स्किल डेवलप होगी, फिर आप किसी भी मेंस एग्जाम में बैठ जाना। अगर आपकी तैयारी आपको लगता है रिवीजन नहीं भी किया है ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को लिखने से डरोगे नहीं। आप जितना आपने पढ़ा है, जितना आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज के बिहाफ पे भी आप उसको बहुत अच्छे से क्या करोगे, उस क्वेश्चन को वहां समझा पाओगे और उसकी फ्रेमिंग करके आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। तो ये जो स्किल है वो प्रैक्टिस से आएगी और वो डेली करने से आएगी। आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, रोज। 3 महीने का टाइम आपके पास है। 3 महीने आपको मान लीजिए कि आपका मैच है और 3 महीने आपको नेट प्रैक्टिस करनी है। वो नेट प्रैक्टिस के लिए आपको डेली खेलना भी है और जो स्ट्रेटेजी है बैठ के वो बनानी है, और वो स्ट्रेटेजी जो फॉर्म है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपका जो भी टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम आपको मिले तो आप संसद टीवी के डिस्कशन जरूर सुने, ठीक है। आप 30 मिनट 40 मिनट का टाइम निकाल के दिन में, जब भी आप खाना खाएं या आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है या ट्रैवलिंग में है या आपको कोचिंग जाना है, लाइब्रेरी में बैठ गए, थक गए, अपना फोन निकाला, आधे घंटे अपना ये देख लिए कि फोन की आदत है कि फोन चलाना है, तो फोन में क्या चलाना है, यही चला लीजिए। जब लगता है कि मजबूर है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फोन चलाना ही है ना, मत देखिए फेसबुक, संसद टीवी देख लीजिए, आपका माइंड फ्रेश हो गया। और एक आपने डिबेट सुन ली, उससे आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए, ऐसे पॉइंट मिल गए जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो ऐसा काम करो कि जो आपके लिए यूजफुल हो चारों तरफ से। आप खाना खा रहे हैं, आप संसद टीवी देख लीजिए मोबाइल लगा के। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपको रिफ्रेश होना है, आपको चाय पीने जाना है, पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेना है, आप आ जाइए, बैठ के चाय पी लीजिए और साथ में अपना संसद टीवी देखते रहिए, डिबेट सुन लीजिए कोई। तो ये सारे काम करने हैं, फिर देखना आपका निबंध, आपके मुख्य परीक्षा के 6 के 6 पेपर में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो बस फिर से एक बार कहूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए। आंसर राइटिंग जो स्किल है, ये हमारा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है कि बिना प्रैक्टिस के ये स्किल डेवलप नहीं होती है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको टाइम लग सकता है, वो टाइम लगने दीजिए। हफ्ता 10 दिन वो टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको 20 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने में खुद से नजर आने लगेगा। और जहां भी लगता है आप टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करना जो आपकी क्या हो, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो। देखिए आपको 3 घंटे लिखना है और आपको जो हैबिट है ना, जो आदत डालनी है, वो इन 3 घंटों की डालनी है, ना कि 10 मिनट और 15 मिनट की डालनी है। इस चीज पे बहुत फोकस करना कि आपको लिखना है 3 घंटे और 2 शिफ्ट में लिखना है, आपको 6 घंटे लिखना है। आपकी जो आदत होनी चाहिए, जो आपकी हैबिट होनी चाहिए, वो आपकी 6 घंटे की होनी चाहिए 2 शिफ्ट में, क्योंकि वहां आपको 6 घंटे लिखना है एक दिन में। और लगातार पेपर होते हैं, गैप नहीं मिलता है, तो वहां कोई नहीं कहेगा कि सर अभी आधा घंटा लिख दें, 1 घंटा लिख दें, या उसके बाद 2 दिन बाद लिखवा लेना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो आपको 3-3 घंटे के हिसाब से लेके चलनी है। टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करना जो 3 घंटे के हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट कराती हो 20 क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। अब मार्केट नहीं जाएंगे, यूट्यूब है, वेबसाइट है, टेलीग्राम है, दुनिया में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और नहीं भी है तो प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है।
2-3-4 क्वेश्चन तो आप खुद भी रूम पे बैठ के लिख सकते हो, वहां बाहर जाकर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस वहां करना है जो 3 घंटे आपसे लिखवाए और 20 से 20 सवाल लिखवाए, क्योंकि 3 घंटे में 20 सवाल लिखने हैं। तो 20 सवाल की प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है या कम आ रहा है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे वहां पर, उसका एवेलुएट होना बहुत जरूरी है आपके लिए अभी इस टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो 2023 में सिलेक्शन आपका उस लिस्ट में आपका नाम होगा, बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेंस के लिए, कुछ बेसिक चीजें हैं। और बेसिक में भी एनसीईआरटी में हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी आप अगर अच्छे से उसको ग्रैब कर लोगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन यूपीएससी में भी। आप अगर देखोगे यूट्यूब मेरे इस पे चैनल पे तो एक वीडियो पड़ी हुई है, इसमें हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूपीएससी के। वहां 13 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कर सकते हो। 10 क्वेश्चन इतिहास जैसा सब्जेक्ट है, वहां आप 13 में से 10 सवाल आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। तो बताइए और यूपीएससी क्या करे? अब ये तो कह नहीं सकता कि सर आप खुद ही दे दीजिए क्वेश्चन बना के, मैं पेपर में रख दूंगा। वो तो वो सोर्स फॉलो कर रहे हैं जो आपके पास हैं। बस हम बचते हैं, हम भागेंगे कि ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें। जो चीज सबसे जरूरी है, बेसिक है ना, ये बेसिक आपका फाउंडेशन है, ये आपके मकान की नींव है। और मकान की नींव अगर कमजोर है तो मकान कभी भी गिर सकता है, वो मकान कभी टिकेगा नहीं। तो सबसे जरूरी है आपको अपनी फाउंडेशन नींव को मजबूत करना है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा कि एनसीईआरटी से अगर आपको आंसर लिखने हैं तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अभी 1-2 बच्चों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं, समझ में भी आता है, लेकिन आंसर राइटिंग हो उसको कैसे यूज करें, कैसे शुरू करें, वो थोड़ी समस्या आ रही है, तो उसको थोड़ा बता दूं। तो अभी बहुत जल्दी मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, अभी आप सब फोकस करो। और खास तौर से ये जो रिसोर्स हैं या सोर्स हैं, मैं बेसिकली उनके लिए ये वीडियो बना रहा था जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहला मेंस देने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े, बहुत लिमिटेड सोर्स से मेंस क्वालिफाई हो सकता है और आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बस पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।